हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 13 मार्च है और कल 14 मार्च है, तो कल होली है। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मन भर के कल होली खेलना। और उसके अलावा आप लोगों का एएलपी का एग्ज़ाम जो है 19 और 20 मार्च को है। तो डेट तो अब चेंज होने वाली है नहीं। पहले आपके मन में था भी कि शायद डेट बढ़े, अब एक और सिटी आ गई है आपकी, तो अब एग्ज़ाम आगे बढ़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपके पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम है, 7 से 8 दिन का टाइम है, उस टाइम पे आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हो। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो आप इन 6-7 दिनों में किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे या जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, पार्ट ए नॉर्मली आप लोगों का ठीक ठाक होगा, मैथ रीजनिंग वगैरह बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाला हिस्सा भी आप लोगों का ठीक ही होगा। उसमें थोड़ा सा सेफ्टी एंड हेल्थ पढ़ के चले जाना, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप नॉर्मली नहीं पढ़ते उसको पढ़ के चले जाना। और जो न्यूमेरिकल आप लगाना बेसिक साइंस वाले, वो थोड़े से और बेहतर न्यूमेरिकल आते हैं जनरल साइंस की तुलना में। जो रेलवे का पेपर आपका होता है एएलपी का CBT 1 का पार्ट ए का, उसमें जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल होते हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं एज कंपेयर टू जनरल साइंस। जैसे आप ग्रुप डी का पेपर देते हो, एनटीपीसी का पेपर देते हो, उसकी तुलना में थोड़े से अच्छे सवाल मिलेंगे, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के उसको जाना। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को आप कैसे तैयारी कर सकते हो और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ सकते हो। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है और कुछ उम्मीद नहीं है आपको कि सर ट्रेड तो गया इस बार एएलपी हाथ से गया, तो उस केस में आपको डूबते को तिनके का सहारा अगर चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। सर क्या है वो सहारा, अभी भी बच सकती है क्या हमारी नाव डूबने से, कोशिश करोगे तो बचा सकते हो। अगर आपने अब तक बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ा है या पिछले 2-4-6 दिनों से पढ़ रहे हो, पिछले 10 दिनों से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए एक लिमिटेड कंटेंट वाला वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये बैच करियर विलय पे स्टार्ट किया गया था 1 मार्च से, आज 13 मार्च है, लगभग आधा से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। उसमें आप मान के चलिए मोटर का हिस्सा है जो बाकी है और थोड़ा सेल एंड बैटरी वगैरह बाकी है, तो 60 से 70% हिस्सा हो चुका है 12-13 दिन के अंदर। बाकी की आपकी क्लासेज रोज चलेंगी। होली की छुट्टी उसमें इस बैच के लिए नहीं है, इस बैच की क्लासेज डेली चलने वाली हैं। ठीक है, तो आप अगर इस 6-7 दिन में कुछ टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है, या आपको मान लीजिए केवल मेजरमेंट पढ़ना है, या आपको मोटर का ही कुछ हिस्सा पढ़ना है कि सर हमारा सब कुछ तैयार है, हमको बस मोटर नहीं आती है, तो आप उन चीजों को पढ़ने के लिए एडमिशन अगर लेना चाहो, आपका मन है, तो आप करियर लैब पे ले सकते हो। क्या करना है आपको सबसे पहले करियर लैब खोलना है, बैच पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जेईई आईटीआई रेलवे एग्जाम के सेक्शन पे जाना है। सबसे नीचे बैच पे क्लिक करोगे, फिर ऊपर एक सेक्शन होगा जेईई आईटीआई रेलवे एग्जाम, उस पे जाने के बाद आपको बैचेज दिख जाएंगे, वहां जाकर के आप बैच ले सकते हो। एक सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया गया है जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए है, 2 ट्रेड के लिए है। बाकी फिटर वगैरह के लिए, डीजल मैकेनिक, वेल्डर वगैरह के लिए कंप्लीट बैच एक चल रहा है। सुपर फास्ट टाइप का, शॉर्ट टाइप का जो बैच है वो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए स्टार्ट किया गया है। आप इस बैच को करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हो। 20 दिन की क्लासेस की होनी थी, लगभग आधा से ज्यादा सिलेबस, 60-70% सिलेबस हो चुका है। 2-3 टॉपिक बचे हैं, मोटर, आधी मोटर भी लगभग हो गई है, सिंक्रोनस और डीसी सिंगल फेज यही पढ़ाना बाकी है, बाकी सिलेबस लगभग लगभग हो सा गया है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में कराया जा रहा है। तो इस बैच से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपके पास तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, आप केवल व्हाट्सएप करोगे, एडमिशन आप करियर लैब पे जाकर के ले सकते हो। बाकी अगर आपने पढ़ाई अब तक कर ली है, रिवीजन कर रहे हो या खुद से ही पढ़ना चाह रहे हो, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं। कि कई बार आप लोग परेशान रहते हो कि सर हमने कंप्लीट बैच लिया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं उससे, लेकिन क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें। मैं ये कहूंगा कि आप सारे ही टॉपिक्स पढ़ो, ऊपर ऊपर से एटलीस्ट पढ़ लो, उससे इजी क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाओ। ठीक है, सवाल आ गया कि किसी मटेरियल को एक पतले वायर में बदलने के गुण को क्या कहते हैं। चिंटू ट्रांसफार्मर का पूरा मास्टर है, मशीन का मास्टर है, लेकिन ये पता ही नहीं है। भाई इस गुण को हम डक्टिलिटी बोलते हैं, हिंदी में शायद तन्यता बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, कि नाइक्रोम किसका किसका एलॉय है, नाइक्रोम किसको किसको मिला करके बनता है, पता ही नहीं चिंटू को। तो आपको सारी चीजें ही पढ़ करके जानी है। हाँ, बहुत गहराई में नहीं भी आप जा रहे हो, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे पढ़ करके जाना। किसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। सबसे पहले है बेसिक इलेक्ट्रिकल, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आएगा, और ये आपको पार्ट ए में भी हेल्प कर देगा। एएलपी CBT 2 में पार्ट ए में भी हेल्प करेगा। क्या पढ़ना है इसमें,
इसमें आप रजिस्टर के बारे में, इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, केवीएल केसीएल के बारे में, रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में लगते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं तो पावर कितनी ज्यादा कंज्यूम होती है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो कितनी पावर कंज्यूम होती है, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। इसमें आप डीसी पढ़ते हो कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर की यूनिट, रिएक्टिव पावर की यूनिट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, पैरेलल आरएलसी में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, या इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी प्रतिघात इंपीडेंस वगैरह क्या है, ये बेसिक बेसिक चीजें इसमें है, पढ़ करके जाना। मैं नहीं कह रहा हूं बड़ा सा सर्किट लेके करंट निकालो, थ्योनिन थ्योरम लगा रहे हो, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल मत करना इसमें कि करंट निकालना है सर, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको करंट निकालना केवीएल वगैरह का नहीं आ रहा तो उस पर मत ध्यान लगाओ, उस चीज पे ध्यान लगाओ जो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ में आसानी से आ जाए। जो चीज दिमाग खर्च करने वाली है वो अब सीखने का टाइम नहीं है, वो सीखने का टाइम एग्जाम के बाद सीखना अभी नहीं। अभी जो चीजें इजी हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सीख सकते हैं, उसको पढ़ के आना। तो इसमें जो बेसिक चीजें हैं, अब सवाल आ जाएगा कि डीसी के लिए ओपन सर्किट की तरह काम कौन करता है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। चिंटू को पता ही नहीं है, इतना भी पढ़ के नहीं गए हो, खूब बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल लगा हुआ पता ही नहीं है। तो डीसी के लिए ओपन सर्किट की तरह काम कैपेसिटर करता है। भाई एक्ससी क्या होती है, 1/2 पाई एफसी, फ्रीक्वेंसी 0 रखोगे तो एक्ससी क्या हो जाएगा, अनंत। एक्ससी अनंत होने का मतलब, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अनंत होने का मतलब आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट है, यानी खुले परिपथ की तरह काम कर रहा है। सवाल आ जाएगा डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम कौन करता है, चिंटू को भी नहीं याद है। तो ऐसी बेसिक बेसिक सी चीजें आ जाएंगी तो आपको याद रखना है। सवाल आ जाएगा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सीरीज आरएलसी सर्किट का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कितना होता है, पता ही नहीं है। बेसिक बेसिक से सवाल आएंगे तो गलत मत करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि घुस के बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल करो, नहीं, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना बेसिक इलेक्ट्रिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर आता है मोटर, ये तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जान है मोटर। सवाल इससे कम आए ज्यादा आए वो अलग बात है, ये लगभग कोई ऐसा एग्जाम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का नहीं होता जहां पे ये सब्जेक्ट मेंशन ना हो। सबसे पहले चुंबक पढ़ना। चुंबक में क्या सर, चुंबक में अरे जैसे फ्लक्स क्या है और रिलक्टेंस क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में सिमिलरिटी क्या है, यानी वैद्युत सर्किट और चुंबकीय सर्किट के रिलक्टेंस किसके समान है, फ्लक्स किसके समान है, और फैराडे का लॉ पढ़ लेना, थोड़ा सा सोलिनॉइड के बारे में पढ़ लेना, चुंबक के कुछ बेसिक गुण पढ़ लेना कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक, बेसिक बेसिक कि म्यू आर किसके लिए 1 से कम, किसके लिए 1 से ज्यादा, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यू टेम्परेचर पर क्या होता है, फिर पैरा में बदल जाता है, आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें कि म्यू आर का मात्रक क्या होता है, म्यू 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 की वैल्यू निर्वात के लिए कितनी होती है, म्यू जीरो का मान 4/10⁻⁷, म्यू की यूनिट क्या होती है, म्यू की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, म्यू आर की कोई यूनिट ही नहीं होती है। तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ करके जाना चुंबक से। फिर सर ट्रांसफार्मर पढ़ना, मोटर पढ़ना, जनरेटर पढ़ना। मोटर में सारी मोटर, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सारी मोटर्स पढ़ के जानी है। अब मोटर्स पढ़ के जाने का मतलब नहीं कि खूब अंदर से फेजर डायग्राम पढ़ रहे हो या लंबे लंबे न्यूमेरिकल लगा रहे हो, घुस जा रहे हो किताब में, नहीं, सीधा सीधा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना है। जैसे सिंक्रोनस मोटर है कि अंडर एक्साइटेड स्टेट में कैसे काम करती है, मतलब अगर हिंदी में क्या बोलते हैं अंडर एक्साइटेड को, ओवर एक्साइटेड को अति उत्तेजित बोलते हैं, अंडर एक्साइटेड को मान लीजिए कम उत्तेजित बोलते हैं, तो उस पर इंडक्टर की तरह काम करती है, कैपेसिटर की तरह काम करती है। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, पावर फैक्टर कितना होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का लैगिंग होता है कि लीडिंग होता है। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटर्स में। अगर हम बात करें कितनी कौन सी मोटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खास करके डीसी मोटर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। सिंगल फेज मोटर भी पढ़ के जाना कि मेन वाइंडिंग कौन सी होती है, सहायक वाइंडिंग कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग जो है दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पे बनी होती है, सबसे धीमी चलने वाली मोटर कौन सी होती है, यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पे चलती है, यूनिवर्सल मोटर में स्पीड कब ज्यादा होती है, डीसी पे केसी पे ज्यादा होती है। छोटे छोटे सवाल मिलेंगे कि घड़ी में कौन सी मोटर यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर यूज करते हैं, सिंगल फेज मोटर स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट होती कि नहीं होती है, स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक पिजड़ा रोपी होती है, एक स्लिपरिंग होती है कि स्क्वायरल केज होती है, किसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, कितनी स्लिपरिंग की संख्या होती है। छोटे छोटे सवाल मिलेंगे तो करके आ जाना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। आपने कभी न कभी कहीं न कहीं से तो पढ़ाई होगा, मैं मान के चलता हूं, तो रिवीजन आप सारा करके जाना मेन मेन चीजों का। नहीं पढ़ा है अब तक, बिल्कुल जीरो हो तो एक सुपर फास्ट बैच है, उससे ट्राई कर सकते हो, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो हिम्मत लगाओ, कैसे भी पढ़ो, लेकिन हारना मत। पेपर देने के बाद जो महसूस करना है, महसूस करना कि हार गए, खराब हो गया, क्या हुआ, अभी मत हारना, पहले हार नहीं मानना है।
लड़ाई लड़ने के पहले हथियार मत डालना चिंटू, लड़ाई लड़ो मर जाओ, देखा जाएगा 19-20 के बाद। ठीक है, तो मोटर ट्रांसफॉर्मर भी खूब पढ़ के जाना। अब ट्रांसफॉर्मर भी अंदर से मत न्यूमेरिकल करने लगना, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता ट्रांसफॉर्मर में आईटीआई में, बस न्यूमेरिकल अगर आता है तो कोर लॉस और कॉपर लॉस भी आ सकता है कि नो लोड पे कॉपर लॉस इतना है, फुल लोड पे इतना है, या कोर लॉस नो लोड पे इतना है तो फुल लोड पे कितना होगा, हाफ लोड पे कितना होगा, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे। बाकी ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी कब अधिकतम होती है, और ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस क्या होता है, इसमें बुचोल रिले का क्या काम होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर पावर का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, इंडक्शन के थ्रू या कंडक्शन के थ्रू होता है, छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे जो फार्मूले। ट्रांसफॉर्मर बड़ा टॉपिक है लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका पावर प्लांट, बिजली बनाने के, थर्मल पावर प्लांट को खूब अच्छे से पढ़ के आना और न्यूक्लियर को पढ़ के आना। हाइड्रो में तो 2 ही 3 चीजें हैं ही। हाइड्रो में क्या है, हाइड्रो में पूछ लेता कई बार कि पेन स्टॉक का क्या काम है, या फोरबे टैंक किसी का हिस्सा है, और कुछ चीजें इसमें पूछ लेगा। टरबाइन वगैरह के बारे में, कैप्लन टरबाइन कितने हेड के लिए इस्तेमाल की जाती है, थोड़ा सा पावर प्लांट पढ़ लेना। फिर फ्यूज रिले पढ़ लेना, फ्यूज के बेसिक गुण जो होते हैं, और रिले कौन सा रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, कौन मीडियम कौन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, रिले के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ज्यादा नहीं कि 4 घंटा रिले पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक टाइम डिसाइड किया करो, आधा घंटा 40 मिनट बस खत्म, उससे ज्यादा नहीं। ट्रांसमिशन पढ़ लेना, इसमें कोरोना हो गया और फेरांटी इफेक्ट वगैरह हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा ही। भूमिगत केबल के बारे में पढ़ लेना कि बेडिंग के बाद आर्मरिंग, आर्मरिंग के बाद सर्विंग, फलाना ठिकाना जो लेयर्स होती है इनका क्या काम होता है, और इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है। सारी चीजें कि छोटी छोटी चीजें अगर आए तो गलत ना हो। और मेजरमेंट में, मेजरमेंट मापक उपकरण में इसमें पीएमएमसी पढ़ के जाना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ईडीएम टाइप, इसमें 2 वाट मीटर मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जाना 2 वाट मीटर मेथड। इसी मेजरमेंट में आप मेगर भी पढ़ लेना, मेगर से बहुत हाई रेजिस्टेंस नापते हैं। क्या नापते हैं, हाई रेजिस्टेंस। बाकी कुछ ब्रिजेज हैं जैसे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए हम यूज करते हैं विंस ब्रिज का, वो पढ़ के चले जाना। और शेयरिंग ब्रिज जैसे हम यूज करते हैं धारिता नापने के लिए, वही शेयरिंग ब्रिज हम पावर फैक्टर नापने के लिए, क्वालिटी फैक्टर नापने के लिए, लॉस फैक्टर नापने के लिए सब इस्तेमाल करते हैं। वो ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, या लो क्यू कॉइल, मीडियम क्यू कॉइल, हाई क्यू कॉइल किसको बोलते हैं, वो सारी चीजें थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। और इसी में थोड़ा सा सीआरओ भी पढ़ लेना, 10 मिनट सीआरओ, केवल 10 मिनट पढ़ना। सीआरओ क्या नापता है, क्या नहीं नापता, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अंदर घुस के वर्किंग मत पढ़ लेना। हाँ सर, इसमें इस सिंक्रो का क्या यूज है, इस पिन का क्या यूज है, उतना टाइम नहीं है, वो टाइम पहले था पढ़ने का, अब नहीं है। तो सीआरओ पढ़ लेना। ट्रांसड्यूसर के बारे में 1-2 लाइन पढ़ लेना कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इतना ही नहीं पता है। ट्रांसड्यूसर एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलता है। अच्छा सर, थर्मोकपल क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है, पूछ लेगा चिंटू, मुंह बनाएगा। थर्मिस्टर तो हम पढ़े ही नहीं, पूरा ट्रांसफॉर्मर पढ़ते रह गए। थर्मिस्टर अर्धचालक का बना होता है, अर्धचालक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, तो सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ऐसे छोटे छोटी चीजें पूछेगा कि सीबेक इफेक्ट पे कौन कार्य करता है, सीबेक प्रभाव क्या है, सीबेक प्रभाव क्या है, तो पढ़ा होगा। जब 2 अलग अलग मटेरियल को 2 पॉइंट पे जोड़ देते हैं और उनके बीच में टेम्परेचर का अंतर करते हैं तो करंट या वोल्टेज पैदा हो जाता है। छोटी छोटी चीजें पढ़ के जाना, बहुत अंदर से नहीं लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक पढ़ के जाना, पी टाइप, एन टाइप, उसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है, माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है। और उसके बाद जो है ईजी का मान जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीजें पढ़ के जाना इसमें, ठीक। उसके बाद डायोड में जीना डायोड पढ़ लेना कि वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स बायस वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे डायोड के सिंबल याद कर लेना, सिंबल प्रतीक। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में डायोड कब ओपन स्विच, कब शॉर्ट, कब क्लोज स्विच की तरह काम करता है। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये सब पढ़ के जाना डायोड में, ठीक है। टनल डायोड वगैरह का सिंबल पढ़ लेना, इसाकी डायोड का सिंबल पढ़ लेना, फोटो डायोड का सिंबल पढ़ लेना। पढ़ के जाओगे एलईडी का सिंबल पढ़ लेना, एलईडी का। उसके बाद रेक्टिफायर पढ़ लेना, बीजेटी। मैंने कहा बीजेटी में घुस घुस के पढ़ना, बट बेसिक चीजें पढ़ लेना कि करंट गेन क्या होता है, कॉमन बेस में कॉमन इमीटर, कॉमन गेन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में अल्फा बीटा गामा का क्या फार्मूला, क्या रिलेशन है, उस पर न्यूमेरिकल आता है। तीनों में कब इनपुट इंपेडेंस ज्यादा होता है, कब फेज शिफ्ट 180 डिग्री होता है, ये थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। कि इमीटर बेस कलेक्टर में किसकी चौड़ाई ज्यादा, किसकी चौड़ाई कम होती है, इमीटर बेस कलेक्टर में किसमें डोपिंग ज्यादा, किसमें डोपिंग कम होती है, बीजेटी में कितने टर्मिनल है, कितने लेयर्स है, सारी चीजें। एफईटी के बारे में ऐसे बेसिक चीजें, बेसिक थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल नहीं समझना है बहुत ज्यादा कि हाँ पीएन का सिंबल उम्बल, अरे ये सब छोड़ के अगर गए तो फिर भगवान भरोसे, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए बस प्रॉपर्टीज पढ़ के चले जाना। प्रॉपर्टी, अरे आइडियल एम्पलीफायर के गुण क्या होते हैं, इनपुट इंपेडेंस कितना, आउटपुट इंपेडेंस कितना, सीएमएमआर कितना, स्लीव रेट कितना, और मन कहेगा तो थोड़ा सा इंटीग्रेटर सर्किट और डिफरेंशिएटर सर्किट देख लेना। अच्छा, इसको इंटीग्रेटर बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएटर बोलते हैं,
बस, इससे ज्यादा नहीं। थायरिस्टर का एससीआर जिसको बोलते हैं उसके सिंबल पढ़ लेना, कैसे वो थोड़ा का काम करता है, कितने टर्मिनल होते हैं, थायरिस्टर के बारे में पढ़ लेना बस, कि लैचिंग करंट क्या होती है, होल्डिंग करंट क्या होती है, बेसिक चीजें। उसके बाद नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है, डिजिटल का पार्ट है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, कि किसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे। और लॉजिक गेट पढ़ लेना, नैंड, नॉर, एंड और यूनिवर्सल लॉजिक गेट, सारे लॉजिक गेट का सिंबल, उनका आउटपुट, ट्रुथ टेबल, बस। और बुलियन अलजेब्रा में कुछ फार्मूले हैं, जैसे ए प्लस ए बार बी बराबर ए प्लस बी, डिमॉर्गन्स थ्योरम के जो फार्मूले वो सब पढ़ लेना, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, इतना पढ़ के चले जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका काम काफी है सर। उसके बाद वायरिंग और अर्थिंग पढ़ के चले जाना। वायरिंग में वायरिंग और अर्थिंग पढ़ना, और इससे रिलेटेड जो रूल है, इलेक्ट्रिसिटी रूल, कि कॉपर का वायर है तो उसकी मोटाई कितनी, एल्यूमिनियम का वायर है तो उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, या वायरिंग में क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग में अंतर क्या है, कौन लंबे समय के लिए इस्तेमाल होती है। और अर्थिंग से कुछ रिलेटेड बेसिक चीजें, ज्यादा लंबा नहीं, यानी 45 मिनट वायरिंग, आधा घंटा अर्थिंग, काम खत्म। सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी एंड हेल्थ जो है हर ट्रेड को पढ़ना है, कोई भी ट्रेड आपकी हो। और खास बात यह है कि यह हिस्सा आपके पार्ट ए में भी है, जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस है आपका 50 नंबर का सीबीटी 2 पार्ट ए में, वो हर ट्रेड को पेपर देना है सीबीटी 2 का पार्ट ए, वहां भी सेफ्टी एंड हेल्थ है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में, और ट्रेड में भी सवाल आ जाता है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो पढ़ के जाना। मतलब अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं, खतरे का सिंबल कौन सा होता है, सिगरेट नहीं पीना उसका सिंबल क्या होता है, या इंफॉर्मेशन साइन क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर जो है, अग्निशामक यंत्र होते हैं, आग कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ के जाना, ये दोनों जगह फायदा करेगा, तो इसको तो छोड़ के जाना ही मत। डबल बेनिफिट, डबल इंजन की सरकार काम करेगी, पार्ट ए पार्ट बी दोनों में। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन आधे घंटे पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर इल्यूमिनेशन में? ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है उसका मात्रक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या होती है, ये 3-4। ल्यूमिनस इफिशियंसी मतलब दक्षता क्या होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, और ई समानुपाती कॉस थीटा जो होता है आपका, लैम्बर्ट कोश्वाइन लॉ। और 2-3 प्रकार के लैंप हैं, फ्लोरेसेंट लैंप होता है, किस रंग का प्रकाश देता है, चोक क्यों यूज करते हैं उसमें, और स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। उसके अलावा जो है सोडियम पर लैंप वगैरह है कुछ, उसका कलर कितना होता है, कैसा कलर देता है, बस कलर वगैरह याद कर लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ कि बेसिक सवाल आ जाए कि सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होती है, जैसे एलईडी की होती है, ये सब इल्यूमिनेशन पढ़ के जाना। सेल एंड बैटरी में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर, कि कौन चार्ज कर सकते कौन चार्ज नहीं कर सकते, उसके एग्जांपल पढ़ लेना। और प्राइमरी सेकेंडरी सेल में एनोड किसकी बनी होती है, कैथोड किसकी बनी होती है। और सेल एंड बैटरी में फैराडे का एक नियम भी है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, उस नियम को थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, कि जो मास होता है आपका, वो आपका Q यानी I और T पे डिपेंड करता है। पहला नियम ये है, और दूसरा नियम है जो मास आपका है वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है, ये दूसरा नियम ये है। ऐसे ऐसे पढ़ के जाना है, इतना पढ़ के जाओगे तो ऑप्शन देकर के टिक मार जाओगे, समझने मत बैठ जाना। अच्छा सर एनोड लिया, कैथोड लिया, बर्तन में डुबाया, क्या किया, इतना नहीं, ये सब बाद में। ठीक है, तो सेल एंड बैटरी बेसिक तौर पर पढ़ के चले जाना, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पढ़ के चले जाना। वैद्युत उपकरण, जैसे प्रेस है हमारे घर में, उसका जो हीटिंग एलिमेंट है जिसको गर्म करते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है। ऐसे जो हमारे घर में गीजर है वो कितने टाइप का होता है, किस सिद्धांत पे करता है, जूल की हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, और कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं आपके। तो जो छोटे छोटे चीजें होती हैं रिवाइज करो 1 घंटा, फिर 10 मिनट के लिए चुपचाप सोचो उसको, तो सोचा करो पढ़ने के बाद, नहीं कि पढ़ते जा रहे हो, आंख बंद करके सोचा करो, तो दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो एक बार नोट्स देख लो या पीडीएफ देख लो, फिर थोड़ा सा आधा 1 घंटा पढ़ो, फिर थोड़ा सा देखो, रिवाइज करो उसको, आंख बंद करके सोचो कि दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 हफ्ता या 6-7-8 दिन जो भी बचा है, अपनी पूरी एनर्जी के साथ अगर आप लगेंगे तो ट्रेड में 75 में 26.5 नंबर ले आना है। इतना भी मुश्किल नहीं है, हम नहीं कह रहे कि 75 में आपको 50 नंबर आ जाएगा, 75 का 35%, 35 नंबर कट ऑफ किसी एग्जाम की जाती है क्या? जाती है किसी एग्जाम की नहीं, वो तो ट्रेड में आपको 35% नंबर ले आना, 75 का 35%, तो 26.5-27 नंबर हुआ, तो 35% नंबर तो चिंटू 20 नंबर तुक्के से ले आ जाएगा। सर 20-15-20% तुक्के से आ जाएगा, 15-20% पढ़ के जाएंगे, मेहनत से पढ़ोगे तो आ जाएगा नंबर। ठीक है, हिम्मत मत हारना, नोट्स जहां से भी आपने इकट्ठा किया है जैसे भी, उसको रिवाइज करो, बस सही चीज पे एनर्जी खर्च करना। इस टाइम पे ये मत पढ़ने लगना सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं, वो मत पढ़ना। फ्लिप फ्लॉप मत पढ़ने लगना कि हाँ कि फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं सर, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये सब नहीं। टू द पॉइंट, हमारे पास टाइम कम है और हमें नंबर भी कम ले आने हैं, हमने पढ़ा भी कम है, तो बचे हुए समय में हम वही चीजें पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आ रही समझ में? तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं कि 2-3 सब्जेक्ट बोल रहे हैं सर बहुत अच्छे से तैयार है, इसको लेकिन छोड़ दे रहे हैं, तो उसमें रिस्क है। मैं नहीं कह रहा हूं आप फेल हो जाओगे ट्रेड में, रिस्क क्या है कि मान लीजिए उस सब्जेक्ट से सवाल कम आया या नहीं आया तो क्या करोगे आप?
पेपर बनाने वाले को तो सही नियम है कि हर टॉपिक से सवाल देना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो टॉपिक छोड़ा वहीं से सवाल ज्यादा से ज्यादा आ गया तो क्या करोगे आप। इसलिए हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल पे पढ़ के जाना। अब आपसे पूछ लिया एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, पता ही नहीं चिंटू को। स्विच मोड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, पता ही नहीं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। डायक का फुल फॉर्म क्या है, पता ही नहीं है, डायोड फॉर एसी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आपके आ जाएंगी तो आप गलत मत करके आना, पढ़ के आना कि इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर क्या डीसी पे काम करता है, नहीं डीसी पे काम नहीं करता है। तो डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, जब ट्रांसफार्मर काम नहीं करता तो चोपर का इस्तेमाल करते हैं। डीसी वोल्टेज चोपर जो है डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम करता है, ट्रांसफार्मर तो डीसी पे काम करता नहीं। तो छोटी छोटी ऐसी चीजें आएंगी, कुछ मिक्स चीजें, तो उसको भी घास भूसा जैसी तो पढ़ के जाना थोड़ा सा, और पढ़ के जाओगे हिम्मत के साथ तो ट्रेड का जो हिस्सा है वो आपको फेल करने के लिए नहीं बनाया गया। अगर फेल करने के लिए बनाया जाता तो 35% नंबर कट ऑफ नहीं रखी जाती उसकी। बस वे जानना चाहता है एग्जामिनर कि आपको ट्रेड की बेसिक नॉलेज तो है थोड़ी बहुत, कि आप जिस ट्रेड के से फॉर्म भर के आ रहे हो, जिस ट्रेड से पढ़ के आ रहे हो, थोड़ी बहुत समझ है कि नहीं है, और उतना आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो गहरी सांस लो और अगले 6-7 दिन तक आराम से पार्ट ए को रिवाइज करते रहो, और उसका जो हिस्सा वीक है उसको पढ़ते रहो। जैसे हीट एंड टेम्परेचर के न्यूमेरिकल नहीं आ रहे तो उसको करो, लीवर एंड मशीन के न्यूमेरिकल नहीं आ रहे तो उसको करो। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैचेज भी कर रहे हो, लैब पे चल रहे हैं, थ्योरी का बैच भी है, प्रैक्टिस बैच भी है, तो उसको पढ़ो और ट्रेड को आप पढ़ते रहो। और अगर आपको सुपर फास्ट बैच ज्वाइन करना है 6-7 दिन के लिए तो आप कर रहे लैब पे ज्वाइन कर सकते हो, उसकी फीस है 399, ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बार अपनी पूरी कोशिश करेंगे और ट्रेड में पास होकर के दिखाएंगे। और पार्ट ए में तो आपका कोई सानी है ही नहीं, आप मैथ रीजनिंग वगैरह तो अच्छा करेंगे ही। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी होली।